हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको एम्स पैरामेडिकल के लिए केमिस्ट्री का टॉप 15 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपसे कुछ बात बोलना चाहूँगा कि जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सारा जो है डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल को मुझे पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको, तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत आसान लगने वाला है। आपको करना क्या है कि एक पतली कॉपी केमिक्स के नाम से बनाना है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जाइए मार्केट से 10 रुपये वाला कॉपी खरीदिए। क्योंकि हर एक क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर कंसेप्ट बताऊंगा, है ना। उससे रिलेटेड फार्मूलाज अगर है तो वो भी बताऊंगा। तो उस कंसेप्ट को, उस फार्मूला को आपको कॉपी में लिखना है और डेली सोने से पहले आपको एक बार उसको रिवाइज करना है। इवन जो बचा हुआ लास्ट का 7 दिन है, 7 दिन जो बचेगा या 5 दिन बचेगा, उसमें भी आपको उसी कॉपी को, उसी कंसेप्ट को, उसी फार्मूला को रिवाइज करके जाना है। फिर आपको एग्ज़ाम जो एम्स पैरामेडिकल का है बहुत आसान लगने वाला है। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से आप फॉलो कीजिएगा, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन कराया जा रहा है प्रॉपर कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ के जाइएगा, तो बहुत आसान लगने वाला है, ये गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछ रहा है। तो मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछ रहा है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है √L×L+1 और बाहर में होता है h/2π। तो ये सब जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, इन्हीं सब को नोट डाउन करना है आपको। क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को नहीं नोट डाउन करना है। जो प्रॉपर कंसेप्ट, जो फार्मूला बताएंगे उसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो आपका एल होता है, ये एल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका वैल्यू आपको याद करना रहता है ना। एस के लिए जो होता है एल का वैल्यू 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है, एफ के लिए 3 होता है ना। तो यही वैल्यू को आपको पुट करना है। आपसे किसके लिए पूछ रहा है? डी के लिए पूछ रहा है। तो डी के लिए एल का वैल्यू हम देख रहे हैं कितना है जी, 2 है। तो इस फार्मूला में 2 पुट कर दीजिए। तो √2 × 2+1 h/2π। यहाँ पर जो आप h/2π देख रहे हैं इसको एच कट भी बोला जाता है ना। यहाँ पर आंसर आप देखिए, सब में जो है h/2π के टर्म में जो होता है आंसर आ रहा है। मतलब एच कट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर एच कट के टर्म में आंसर आता तो h/2π के जगह पे यहाँ पर एच कट लिखना होता है ना। जैसे आप 15 को लिख सकते हैं 5 × 3, वैसे ही h/2π को क्या लिख सकते हैं? एच कट। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 दूनी 6 हो, तो √6 h/2π। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे कि √6 को आप लिख सकते हैं √3 × √2 h/2π। √2 से 2 घटाइए √2 बार में, फिर एक साथ लिख लीजिए √3/2 h/π। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा चौथा वाला, है ना। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, √L×L+1। एक आपका होता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ये क्या था? ऑर्बिटल था। एक होता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, इसको बोलते हैं एमवीआर, है ना। एमवीआर को बोलते हैं ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। इसका फार्मूला होता है NH/2π, या फिर आप बोल सकते हैं n, और h/2π को क्या बोलते हैं? एच कट। तो NH कट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये दो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। n जो है यहाँ पर ऑर्बिट के बारे में बताता है, सेल के बारे में बताता है, और l जो है ये आपको ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे जो पूछ रहा था करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि मोलरिटी ऑफ 0.6 N, ये क्या है? नॉर्मैलिटी है। H3PO3 एक एसिड है, इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस। मतलब नॉर्मैलिटी देकर आपसे मोलरिटी पूछ रहा है, तो फार्मूला आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि नॉर्मैलिटी बराबर होता है मोलरिटी गुना N फैक्टर। नॉर्मैलिटी आपको दिया हुआ है 0.6, मोलरिटी पूछ रहा है N फैक्टर। H3PO3 क्या है जी? एसिड है। तो एसिड के लिए N फैक्टर निकालते हैं कि कितना जो है H+ रिप्लेसिबल है। तो ये ऑक्सो एसिड है फॉस्फोरस का, तो उसमें आपको 3 ध्यान रखना है, H3PO2, H3PO3 और एक होता है H3PO4। इन सब का अगर आप डायग्राम बनाइएगा तो H3PO2 में जो है एक H+ जो होता है रिप्लेसिबल होता है, इसलिए N फैक्टर इसका 1 होता है। H3PO3 का N फैक्टर 2 और H3PO4 का N फैक्टर 3 होता है। आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन की संख्या इसमें कितना है? 2 है, N फैक्टर 1 हो जाएगा। H3PO3 में ऑक्सीजन 3 है, N फैक्टर ऑक्सीजन से कम कर दीजिए, N फैक्टर 2। यहाँ पर 4 है तो N फैक्टर 3 हो जाएगा, है ना। आप फिगर से भी समझ लीजिए, H3PO3 के बारे में पूछ रहा है तो इस टाइप से फिगर बनता है।
है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H है वही ब्रेक करता है, ये ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा। ये वाला जो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन जो कि फॉस्फोरस से जुड़ा है, ये नहीं टूटता है, क्योंकि इन दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो जाता है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर होगा तभी जो है बॉन्ड ब्रेक करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन रिप्लेसिबल है, इसलिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। वैसे ही इन सब का फिगर बनाइएगा तो इसमें 1 और इसमें 3 आपको हाइड्रोजन रिप्लेसिबल मिलेगा। तो जितना रिप्लेसिबल हाइड्रोजन होता है एसिड के केस में, वही उसका एन फैक्टर के रूप में काम करता है। तो H3PO3 के लिए एन फैक्टर कितना आया 2, आप इसको घटा लीजिए तो एम आपको मिल जाएगा 0.3 और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा वाला, है ना। तो यही सब जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसी को आपको उस पतली कॉपी में नोट डाउन करना है और उसको एक बार सोने से पहले रिवाइज करना है। फिर आप देखिए आपका एग्ज़ाम को आप अच्छे से फोड़ कराइएगा, बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम जाने वाला है। फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड अमॉन्ग द फॉलोइंग। देखिए पीरियड में जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, है ना, तो राइट साइड में क्या होता है कि नॉन मेटल होता है। तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो मोस्टली क्या होता है एसिडिक होता है। जितना अच्छा नॉन मेटल होगा उसका उतना ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होगा। और लेफ्ट साइड में आपको पीरियोडिक टेबल में क्या मिलता है मेटल। तो मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक क्षारीय नेचर का होता है। मतलब इन सब में आपको देखना है कि सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन है। Al2O3 का जो ऑक्साइड, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक करने का मतलब कि जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, तो ये तो नहीं होगा। N2O जो आप देख रहे हैं नाइट्रस एसिड, ये होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है न्यूट्रल ऑक्साइड, है ना, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। 3 न्यूट्रल ऑक्साइड होता है CO, NO और N2O, है ना। तो आप देख रहे हैं कि N2O क्या है न्यूट्रल ऑक्साइड है। लेकिन Cl2O3 जो होता है क्लोरीन क्या है जी नॉन मेटल है, तो क्लोरीन उस नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। CO2 भी क्या होगा, CO2 भी जो है एसिडिक होता है, लेकिन आपसे पूछ रहा है मोस्ट एसिडिक। तो CO2 और Cl2O7 में Cl जो है क्लोरीन एक अच्छा नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड एक अच्छा एसिडिक होगा। करेक्ट ऑप्शन इसलिए तीसरा हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन इतना। तो सिग्निफिकेंट फिगर का बहुत आसान टेक्निक होता है, मैं बच्चों को बताता हूँ, तीर चलाओ टेक्निक। जैसे देखिए एक आपको यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है इस टाइप से, इसका आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है, तो क्या करेंगे तीर चलाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि तीर जो है सिर्फ और सिर्फ 0 के अंदर एंटर करेगा, और कोई नंबर आ गया तो वहाँ पर जाके रुक जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 0 आता गया, 1 आ गया, अब यहाँ पर रुक जाएगा, अब इसके आगे तीर एंटर नहीं करेगा। वैसे ही आप इधर से भी चलाइए तीर राइट साइड से, 0 के अंदर इंटर करेगा, 2 आ गया, अब इसके अंदर इंटर नहीं करेगा। तो आप अब उसके बाद जो है जितना नंबर बचेगा उसको गिन लेना है, ये बचा इसको गिन लेना है 1 2 3 4। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 4। और एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए 0.00457 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तीर चलाएंगे, इधर से तीर चलाएंगे नहीं चलेगा चूँकि पहले ही नंबर आ गया। इधर से तीर चलाएंगे 0 है, 0 के अंदर इंटर करते चला जाएगा और यहाँ पर आकर रुक जाएगा। ये आपका नंबर बचा, इसको गिन लेंगे कितना है 1 2 3, सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। तीसरा, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पर बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर डेसिमल आ जाए, डेसिमल के बाद अगर 0 आ रहा है तो इसमें तीर एंटर नहीं करता है। पहला वाला में क्या था कि कोई डेसिमल आपको नहीं देखने को मिल रहा था, इसीलिए राइट साइड से भी 0 के अंदर तीर चला था। लेकिन तीसरा वाला में देखिए कि डेसिमल के बाद यहाँ पर 0 आ रहा है, ये तो आप राइट साइड से तीर चलाइएगा तो 0 के अंदर भी तीर नहीं चलता है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। जबकि लेफ्ट साइड से तीर जो है वो एंटर करते चला जाएगा, यहाँ पर आके नंबर के पास रुक जाएगा। अब गिन लेंगे कितना है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 0 अब सिग्निफिकेंट के रूप में काम करेगा। कब, जब डेसिमल के बाद 0 आ रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 6 हो जाएगा। अब वैसे ही आप बता लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, इधर से तीर चलाएंगे नहीं चलेगा, इधर से तीर चलाएंगे नहीं चलेगा, कितना नंबर आ रहा है 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बहुत आसान है ना। करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। अगला देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इतना ग्राम ऑफ O2 माइनस आयन। तो इलेक्ट्रॉन्स पूछे, एटम्स पूछे, उसके लिए आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ फार्मूला हम आपको बता देते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपसे पूछा जा सकता है, ये होता है मोल गुना एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 6 × 10⁻23 आपको दिया हुआ है। दूसरा नंबर ऑफ एटम्स कई बार पूछा जाता है, बताइए परमाणु की संख्या क्या होगा, तो सेम वही होता है
एन गुना एन ए है ना, जो मॉलिक्यूल का फार्मूला था, मोल गुना एवोगाद्रो नंबर। और एटम्स निकालने में बस आपको एटॉमिसिटी लिखना है। एटॉमिसिटी मतलब एटम्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पर H2 है, H2 में कई गो एटम है जी, 2 गो एटम है, तो एटॉमिसिटी 2 हो जाएगा। CH4 की बात करें तो इसमें कितना एटम्स है, 4 गो हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, तो एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा 5। बहुत आसान होता है। O3 की बात करें, कितना एटम्स है इसमें, 3 गो, तो एटॉमिसिटी 3 हो जाएगा ना। तो एटॉमिसिटी मतलब सिंबल नंबर ऑफ एटम्स होता है। तीसरा यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स पूछे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे, मॉलिक्यूल निकाल लेना है आपको और उसमें इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को गुना कर देना है, आपका काम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, मोल गुना एवोगाद्रो नंबर, मॉलिक्यूल गुना इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मॉलिक्यूल में आप इलेक्ट्रॉन से गुना कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। एन गुना एन ए क्या है जी, मॉलिक्यूल से। तो मतलब यहाँ पर आपको मोल निकालना है। मोल यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपको भार दिया हुआ है। तो जब भी भार दिया रहता है तो मोल निकालते हैं गिवन वेट, दिया हुआ भार बटा में टोटल वेट। जब भी आपको भार दे और वहाँ से आपको मोल निकालना है तो कैसे निकलता है, दिया हुआ भार बटा में टोटल भार। दिया हुआ भार कितना है, देखिए नीचे हम निकालते हैं मोल 3.2 ग्राम। और टोटल भार यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन एटम है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं है, O2 नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन एटम है। अगर O2 रहता तो नीचे 32 लिखते, सिर्फ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का भार 16 होता है ना। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको 30 तक आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। 30 तक क्या आता है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जिंक तक आपको पता होना चाहिए। और 20 तक जो है, 20 परमाणु संख्या तक आपको भार पता होना चाहिए। इतना कम से कम आपको पता होना ही चाहिए। तो ऑक्सीजन का भार होता है 16। अब यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तो ये मोल आया 0.2, पुट कर देते हैं, मोल आया 0.2 गुना एन ए। देखिए आंसर जो है वो एन ए के टर्म में नहीं आ रहा है, उसके वैल्यू के टर्म में आ रहा है। तो पुट करेंगे 6 गुना 10 के पावर 23। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या O2 माइनस में, जब ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है तो जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन 2 निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज तब आता है किसी के ऊपर जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो पहले इसके पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन था, 2 निगेटिव चार्ज आया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 10। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो 6 दूनी 12 है ना, 1.2 और 23 और 1 और 10 है, तो इसको आप गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 10 के पावर 24। तो 1.2 गुना 10 के पावर 24 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। और ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना। तो ये सब फार्मूला आपको ध्यान रखना है और जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसेबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कौन सा जो होता है क्वांटम नंबर का सेट सही नहीं है। तो देखिए 4 प्रकार का क्वांटम नंबर होता है, N, L, M और S, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। तो आपको क्या करना रहता है कि N को देखते हुए L को देखते हैं, L को देखते हुए M को देखते हैं, S को देखना ही नहीं रहता है। S का वैल्यू या तो प्लस हाफ हो सकता है या फिर माइनस हाफ हो सकता है। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। देखिए यहाँ पर S का वैल्यू या तो माइनस हाफ हो सकता है या प्लस हाफ हो सकता है। मतलब इससे आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सा सेट सही है या गलत है। मतलब आपको देखना है N, L और M। N को देखते हुए पहले L को देखेंगे, फिर L को देखते हुए M को देखते हैं। तो अगर कुछ N का वैल्यू है तो L का वैल्यू 0 से लेके N-1 तक हो सकता है। L का वैल्यू कुछ भी है तो N का वैल्यू क्या पॉसिबल है, 0 से लेके N-1। और अगर L का वैल्यू कुछ आ रहा है, जैसे मान लीजिए x आ रहा है, तो L के देखते हुए जो M का वैल्यू होता है -x से लेके +x तक होता है। जैसे मान लीजिए कि L का वैल्यू जो है वो आ रहा है आपका 2, तो M का वैल्यू क्या होगा, -2 से लेके +2 के बीच में पॉसिबल है। अब इसके बीच में क्या आएगा, -2, -1, 0, +1, +2। तो ये सारा जो है M का वैल्यू पॉसिबल है। तो इसी चीज़ का आपका ध्यान रखना है। और एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं कि कभी भी N जो है वो L के बराबर नहीं हो सकता है। यानी जी N का वैल्यू कुछ दिया है तो L का वैल्यू 0 से लेके N-1 तक हो सकता है, N के बराबर नहीं हो सकता है। तो N और L कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पहला चेक करते हैं, आपसे गलत पूछ रहा है। N का वैल्यू 5 है, L का वैल्यू 4, बिल्कुल पॉसिबल है। और L का वैल्यू 4 है तो M का वैल्यू 0 हो सकता है ना, -4 से लेके +4, तो उसमें 0 आ जाएगा। और N का वैल्यू 5 है तो L का वैल्यू जो है 0 से 5 - 1, मतलब 0 से 4 के बीच में कोई भी पॉसिबल है, 0, 1, 2, 3, 4 तक। तो ये तो सही है, ये नहीं होगा। वैसे ही N का वैल्यू जो होता है यहाँ पर 4, तो L का वैल्यू 0 पॉसिबल है। L का वैल्यू 0 है तो M का वैल्यू हमेशा 0 ही होगा, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी सही है ना।
हमसे गलत सेट पूछ रहा है। n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू 1 हो सकता है ना, 0 से लेके 2 के बीच में हो सकता है, 0 से लेके n-1 मतलब 2 के बीच में 0 1 2 सब पॉसिबल है, ये भी है। l का वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो m का वैल्यू बिल्कुल -1 हो सकता है, -1 से लेके +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो ये भी नहीं हो, मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। ये वाला सेट क्या है, गलत है। क्यों गलत है, देखिए n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 0 बिल्कुल पॉसिबल है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू +1 हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू हमेशा 0 आएगा, है ना। m का वैल्यू क्या होगा, -0 से लेके +0 ना, -l से लेके +l होता है तो 0 ही होगा। तो अगर l 0 है तो m तो हमेशा 0 होगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है +1 होगा, इसलिए ये गलत है और करेक्ट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, हम आपको वेवलेंथ का ऑर्डर लिख देते हैं कि सबसे ज़्यादा रेडियो वेव होता है, फिर माइक्रोवेव होता है, फिर आपका होता है इंफ्रारेड, फिर आपका होता है विजिबल, फिर आपका होता है यूवी रेज, है ना, फिर आपका होता है एक्स रेज, और लास्ट में होता है गामा रेज। ये जो हम ऑर्डर लिखे हैं ये आपका ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, वेवलेंथ। और आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम, और हमसे पूछ रहा है कि हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, तो फ्रीक्वेंसी उसका ज़्यादा होगा जिसका वेवलेंथ कम होगा। एक आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, वेवलेंथ का ऑर्डर ध्यान रखिए, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आप उसका उल्टा कर दीजिए। तो सबसे कम वेवलेंथ आप देख रहे हैं किसका है, गामा रेज का, तो जिसका कम वेवलेंथ होगा उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम पूछ रहा है। और अगर आपसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछता तो रेडियो वेव हो जाता, है ना। मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला बोल रहा है कि द सम ऑफ द रेडियल नोड और एंगुलर नोड। देखिए नोड वह पॉइंट होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाने का चांस बिल्कुल 0 होता है, नील होता है, और जो आप ऑर्बिटल देखें उसमें इलेक्ट्रॉन का पाने का चांस मैक्सिमम होता है। तो ऑर्बिटल और नोड में क्या अंतर है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जबकि नोड में इलेक्ट्रॉन के पाने का चांस बहुत कम होता है। तो इसमें 3 फार्मूला होता है। एक आपसे पूछा जाता है कि बताइए टोटल नोड की संख्या कितना है, तो टोटल नोड निकलता है n-1 से। दूसरा आपसे पूछा जाता है एंगुलर नोड, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन, इसका फार्मूला होता है L। n क्या है जी, यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, L क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, है ना। तीसरा एक आपसे पूछा जाएगा रेडियल नोड, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल नोड। रेडियल नोड या फिर स्फेरिकल नोड, इसका फार्मूला होता है n-l-1। तो ये 3 आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला ध्यान रखना है। n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर, l का वैल्यू अभी आपको बताएं SPDF के लिए 0 1 2 3 इस टाइप से होता है, 0 1 2 इस टाइप से होता है 3 तक। तो हमसे बोल रहा है कि सम मतलब जोड़ करना है रेडियल नोड और एंगुलर नोड का। रेडियल नोड का फार्मूला क्या होता है जी, n-l-1, इसको जोड़ दीजिए किसके साथ, एंगुलर नोड। एंगुलर नोड का फार्मूला देखिए किसके बराबर होता है, l के बराबर। यहाँ से एक l से एक l कट गया, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, क्या बचा n-1। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा वाला, है ना। तो फार्मूला पता है तो बहुत आसान हो जाता है ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो वही जो होता है कॉन्सनट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा जिसमें वॉल्यूम आएगा, जिस भी फार्मूला में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे आपका निर्भर करेगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है जी, मोल का रेशियो होता है, सिंपल क्या होता है मोल का रेशियो। तो इसमें कहीं वॉल्यूम आ रहा है, नहीं आ रहा है। मोलैरिटी बिल्कुल कैपिटल M से डोनेट करते हैं। मोलैरिटी होता है मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है, ये टेम्परेचर पे निर्भर करेगा, करेक्ट ऑप्शन दूसरा ही हो जाएगा। तीसरा है परसेंटेज वेट बाई वेट, ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, कहीं भी यहाँ पर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वेट आ रहा है, भार आ रहा है। चौथा है मोलैलिटी, छोटका M से इसको डोनेट करते हैं ना, मोलालिटी, ये होता है मोल बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यहाँ पर भी कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा है इसलिए ये भी आपका नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम दिख रहा है, यही वाला टेम्परेचर पे निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड इन लाइमन सीरीज। देखिए बहुत सारा जो होता है सीरीज होता है, लाइमन, बामन, पास्चर, ब्रैकेट, फंड, है ना, फंड होता है, और एक होता है आपका हम्फ्रीज।
तो ये आपको 6 आपको सीरीज़ ध्यान रखना है। लाइमन के लिए n का वैल्यू 1 होता है, बामर के लिए n का वैल्यू 2, पासन के लिए n1 है ना, n1 आप मेरे लिए लोअर ग्राउंड स्टेट के बारे में आप बात कर सकते हैं। पासन के लिए 3 होता है, बामर के लिए 4 होता है, फंड के लिए 5 होता है, और ब्रैकेट के लिए जो होता है वो हम्फरीज के लिए जो होता है n1 का वैल्यू 6 होता है। तो बोल रहा है कि कितना स्पेक्ट्रल लाइन जो है मिलेगा लाइमन सीरीज में ऑफ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम जब इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। देखिए यहाँ पर एक टर्म आ रहा है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट जब भी बोले तो एक बढ़ाकर आपको लेना रहता है। यहाँ पर किसका बात कर रहा है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो मतलब जो N2 का वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। थर्ड ऑर्बिट बोलता है तो N2 का वैल्यू 3 हो जाता है, लेकिन थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है तो जब भी एक्साइटेड स्टेट बोले तो एक बढ़ाकर आपको नंबर लेना रहता है। थर्ड एक्साइटेड बोल रहा है इसलिए N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला होता है कि जब इलेक्ट्रॉन फॉल करता है हायर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में, जब इलेक्ट्रॉन का फॉल होता है हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो वहाँ पर फार्मूला जो होता है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का, वो आपको ध्यान रखना है, वह होता है √n × n+1/2, जहाँ n जो आप देख रहे हैं ये हायर एनर्जी लेवल को बताता है, हायर एनर्जी लेवल को बताता है। तो यहाँ पर N2 जो आप देख रहे हैं यही हायर एनर्जी लेवल है, और यहाँ पर लाइमन सीरीज के लिए जो आप N1 देख रहे हैं ये 1, ये क्या है? लोअर एनर्जी लेवल है ना। तो यहाँ पर n जो आपको लेना है ये हायर एनर्जी लेवल होता है। ये फार्मूला तब वैलिड है जब हायर एनर्जी लेवल से कहाँ है? ग्राउंड स्टेट में है ना। तो n का वैल्यू 4 है और पुट कर दीजिए 4 + 1/2, तो 4 × 4 और 1 5/2 आप कटा लीजिए तो ये हो जाएगा 10। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितना मिला? 10। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहे हैं कि द नॉर्मेलिटी ऑफ H+ इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 1NH2SO4 एंड 100 ml ऑफ 2M। यहाँ पर देखिए मोलैरिटी दिया है, यहाँ पर नॉर्मेलिटी दिया है HNO3 विल बी। मिक्सिंग का क्वेश्चन है जी, है ना। यहाँ पर मिक्स किया जा रहा है, तो जब भी मिक्सिंग है देखिए 2 केस होता है इसमें। एक होता है डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने का मतलब उसमें पानी मिला दिया जाता है। तो डाइल्यूशन के केस में आपको यूज करना रहता है N1V1 = N2V2। दूसरा है मिक्सिंग। मिक्सिंग करने का मतलब कि 2 अलग अलग एसिड या 2 अलग अलग बेस या एक एसिड और एक बेस को मिक्स किया जाता है। तो वहाँ पर जो है मिक्सर का जो नॉर्मेलिटी होता है ना, हमसे वही पूछ रहा है कि नॉर्मेलिटी बताइए मिक्सर का। तो उसका फार्मूला होता है N1V1 ± N2V2 बटा में V1 + V2। वॉल्यूम नीचे में क्या आता है? वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है हमेशा जुड़ता है। यहाँ पर हम प्लस भी लिखे हैं माइनस भी लिखे हैं। तो प्लस साइन आपको तब यूज करना है जब दोनों जो है सॉल्यूशन एसिड हो, दोनों सॉल्यूशन एसिड हो या फिर बेस हो, तो यहाँ पर आपको प्लस साइन यूज करना है। एक एसिड है और एक आपका बेस है, तो वहाँ पर आपको माइनस साइन का यूज करना है ना। तो यहाँ पर H2SO4 भी क्या है जी? एक एसिड है, और HNO3 नाइट्रिक एसिड ये भी एक एसिड है। तो यहाँ पर हम लोग प्लस साइन यूज करेंगे। तो निकाल लो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सर। N1 देखो कितना दिया हो, पहले H2SO4 के लिए 1 दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना है जी? 50। अगर दोनों जो है ml में है तो आपको ml में ही रखना है, कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। जो दिया है उसको पुट कर दीजिए 50। प्लस साइन यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि दोनों एसिड है। N2 देखो यहाँ पर क्या दिया है जी? मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी नहीं दिया है, तो अभी आपको बताएं कि नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलैरिटी गुना n फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। मोलैरिटी देखो दिया हुआ है 2, और n फैक्टर आपको बताएं एसिड के लिए कितना H+ निकल सकता है। तो यहाँ पर तो एक ही H+ दिख रहा है, यहीं सिर्फ निकलेगा, तो n फैक्टर इसका क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब नॉर्मेलिटी कितना है? इसका 2 के ही बराबर है। 2 गुना, उसके बाद वॉल्यूम देखो कितना है HNO3 का? 100 है, और नीचे में वॉल्यूम हमेशा जुड़ेगा 100 + 50। अब इसको सोल्व कर लो तो हो जाएगा 50 प्लस ये हो जाएगा आपका 200, और नीचे में आपका हो जाएगा 150, मतलब 250 बट्टा में 150। आप इसको कटाइएगा तो हो जाएगा 25 5 15, और ये आपका आएगा 1.67 के करीब। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला होगा, है ना। तो इस टाइप से मिक्सिंग का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ये फार्मूला यूज कीजिए। आपको ध्यान रखना है कि दोनों एसिड है या दोनों बेस है, प्लस यूज करेंगे। एक एसिड रहेगा एक बेस रहेगा, तो यहाँ पर माइनस साइन का यूज करेंगे। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि कितना ऊर्जा दिया जाए कि उसका इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सके। तो जितने भी मेंबर आप देख रहे हैं ये सारा सेकेंड पीरियड का मेंबर है। सेकेंड पीरियड में क्या क्या आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये सब आता है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लगातार साइज घटता है, और जितना छोटा साइज होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने का इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। तो ऑर्डर होना क्या चाहिए था आपका, सबसे ज़्यादा नियोन, है ना, उसके बाद फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, कार्बन, इस टाइप से लगातार घटने चाहिए। लेकिन ये वाला हो जाता है गलत। दो जगह पे आपको एक्सेप्शन दिखता है ना, एक छोड़ के आपको क्रॉस लगाना रहता है। लिथियम को छोड़ के आप इन दोनों में क्रॉस लगा दीजिए, कार्बन को छोड़ के नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्रॉस लगा दीजिए, वहाँ से आप सीरीज़ को तैयार कर लीजिए। तो सबसे ज़्यादा तो नियोन ही होगा। उसके बाद फ्लोरीन। एक्सेप्शन कहाँ दिख रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में। होना चाहिए था ऑक्सीजन का, लेकिन हो जाएगा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन इन दोनों में, फिर आपका ऑक्सीजन, फिर कार्बन को ऐसे ही रहने दीजिए। फिर आप यहाँ पर एक एक्सेप्शन देख सकते हैं बेरिलियम बोरोन में। होना चाहिए था बोरोन का ज़्यादा, है ना, लेकिन हो जाएगा आपका बेरिलियम का ज़्यादा, फिर आपका आएगा बोरोन और सबसे कम तो लिथियम हो जाएगा। तो ये ऑर्डर आपका सही है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए इन चारों में सबसे ज़्यादा किसका आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। तो सबसे ज़्यादा तो नियोन का होता है, कहीं दिख नहीं रहा है। फिर फ्लोरीन का होता है, वो भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद किसका होता है, नाइट्रोजन का। करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाए। होना चाहिए था ऑक्सीजन का, लेकिन एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक्सेप्शन आकर करता है और एक बेरिलियम बोरोन में, है ना, यहाँ पर एक एक्सेप्शन आकर करता है और एक यहाँ पर, इस दोनों का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि इन 16th ग्रुप एलिमेंट मिनिमम निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा आ गया, है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी का जस्ट आप उसका उल्टा बोल सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन किया जाता है, दिया जाता है, गेन किया जाता है एटम्स के द्वारा। जो एटम जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो स्टेबल हो जा रहा है, तो उतना ही निगेटिव उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है। मतलब जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लेकर स्टेबल हो जा रहा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर ले रहा है, उतना ज़्यादा, उतना निगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है। तो 16 ग्रुप में पूछ रहा है कि मिनिमम निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका होगा। 16 ग्रुप में आता है ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऐसे याद करते हैं हम लोग, है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। तो ऊपर से नीचे जा रहा है तो साइज घट रहा है, और लगातार जो है साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी घटते चला जाता है ना। तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर होना चाहिए था ऑक्सीजन का, फिर सल्फर का, फिर से सेलेनियम, फिर टी, फिर पीओ। ये ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ऑर्डर हो जाता है गलत। सबसे ज़्यादा हो जाता है सल्फर का, फिर सेलेनियम, फिर टेलोरियम, फिर पोलोनियम, और सबसे कम यहाँ पर हो जाता है ऑक्सीजन का। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यही सब जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, इसी को आपको उस कॉपी में नोट डाउन करना है। इसलिए बोल रहे हैं कि ये कॉपी आप बना लीजिए, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं बस आप उसको नोट कर लीजिए और उसको रिवाइज कर लिए, और जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसको आप कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम बहुत आसान होने वाला है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे कम हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का साइज़ बहुत छोटा होता है। अब आप इसको इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो बहुत आसानी से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन नहीं करेगा, इसलिए मिनिमम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है इसका हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। एक तो 16 ग्रुप का पूछता है, एक आपको 17 ग्रुप में पूछता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। इसमें भी होना क्या चाहिए था, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी घटना चाहिए था। तो होना चाहिए था सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, लेकिन ये गलत हो जाता है। सबसे ज़्यादा क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन का हो जाता है। तो ये वाला ऑर्डर सही है ना, ये ऑर्डर सही है इसमें, और इसमें ये ऑर्डर सही है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोनों एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आता है मेनली केमिस्ट्री में, खासतौर से इनऑर्गेनिक में। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज के, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इन nth सेल विल बी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में हम आपको रिलेशन बताते हैं, साइन के साथ आपको ध्यान रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है माइनस पोटेंशियल एनर्जी बट्टा में 2 बराबर माइनस टोटल एनर्जी। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स में भी काम आता है और यहाँ पर भी आपको काम आएगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बराबर माइनस ऑफ टोटल एनर्जी बाई पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 बराबर माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो आपको देखिए काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है के, और पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ रहा है, तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर इन दोनों को उठा लेंगे, माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होता है। काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर के बोल रहा है और आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो
क्या करेंगे, इस 2 को इधर लेके आ जाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाएगा -2k। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा वाला। कई बच्चे क्या करते हैं कि इसका आधा कर देते हैं, k/2 कर देते हैं। बाबू k/2 नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डबल होता है, टोटल एनर्जी के भी और काइनेटिक एनर्जी के भी। इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 2 कहाँ आ जाएगा, 2 गुना k हो जाएगा, और साइन इसमें निगेटिव आ जाएगा, तो -2k जो होता है ये पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। दूसरा वाला ऑप्शन अगर आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा गलत। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है डायगोनल रिलेशनशिप जो होता है सोन बाय द एलिमेंट। डायगोनल रिलेशनशिप बस आपको 3 ध्यान रखना है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, यही तीनों डायगोनली रिलेशनशिप होता है किसके साथ, इस टाइप से आपको बना लेना है। मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन। लिथियम जो है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम अल्मुनियम के साथ, बोरोन जो है सिलिकॉन के साथ डायगोनली रिलेशनशिप शो करता है। मतलब बिहेवियर जो है एक जैसा शो करने लगता है, स्मॉल साइज होने की वजह से, है ना, लो इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से। तो देखिए लिथियम की बात करें तो लिथियम जो है ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। आपसे ग्रुप पूछ रहा है कि कौन सा ग्रुप डायगोनली शो करता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम ये सब जो है सेकंड ग्रुप का मेंबर है। और ये जो आप बोरोन देख रहे हैं, बोरोन, अल्मुनियम, बोरोन फैमिली किस ग्रुप का होता है, ये 13 ग्रुप का। ये सिलिकॉन आप देख रहे हैं, ये कार्बन फैमिली का है। कार्बन फैमिली किस ग्रुप में आता है, 14th ग्रुप में। अब चेक करते हैं क्या ग्रुप 2 और ग्रुप 3 वाले के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप हो सकता है। ग्रुप 3 वाला जो होता है, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 10 तक जो होता है ये डी ब्लॉक के मेंबर होते हैं, और डी ब्लॉक वाला कभी भी डायगोनली शो ही नहीं कर सकता। तो पहला वाला तो ऐसे ही काट दो। ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप हो सकता है, चेक करते हैं। देखो बेरिलियम जो है ग्रुप 2 का मेंबर है, और अल्मुनियम जो आप देख रहे हैं ग्रुप 13 का मेंबर है, तो इन दोनों के बीच में तो डायगोनल रिलेशनशिप होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर दूसरा हो जाएगा कि मतलब ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ग्रुप 14, 17 ये तो कहीं दूर दूर आ रहा है, इसमें तो होगा ही नहीं। ग्रुप 3 आ गया, डी ब्लॉक का मेंबर हो गया, ये तो ऐसे ही नहीं शो करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना है कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ शो करता है, बेरिलियम अल्मुनियम के साथ, और बोरोन सिलिकॉन के साथ डायगोनली रिलेशनशिप शो करता है। तो ये रहा आपका टॉप 15 क्वेश्चन। मैंने कंसेप्ट के साथ, फार्मूलाज के साथ आपको एक प्रॉपर बेस्ट जो है क्वेश्चन कराया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को, पैरामेडिकल के दोस्तों को जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। और यहाँ पर धमाकेदार जो है आपका लेक्चर आने वाला है हर एक सब्जेक्ट का। तो मिलते हैं ऐसे ही एक ज़बरदस्त लेक्चर में। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच।